नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। ड्यूक का लहजा कांच की तरह साफ और उससे दुगनी ठंडी थी। जिस कमरे में बातचीत हुई थी, कमरा नंबर 9, वो तुरंत शांत हो गया। एक ड्यूक के एक ही मौखिक प्रहार से सबसे अहंकारी कुलीन घरानों का भी मुंह बंद हो जाता था। एरियन के होठों के किनारों पर एक धीमी, लगभग आत्मसंतुष्ट मुस्कान खिल उठी। पिताजी तुम्हारे दिखावे से तंग आ चुके हैं। माइकल धीरे से सिर हिलाते हुए पीछे बैठ गया। उसे दोष नहीं दे सकते। फिर भी मन ही मन माइकल ने आह भरी। अब तो ड्यूक भी बोली लगा रहे थे। 2,100,000 कमरे नंबर 3 ने फिर से पुकारा। फिर कमरा नंबर 5, 2,223, 2,05,000 कमरा नंबर 15 से जोरदार बोली आई। हॉल हिल गया, शाब्दिक रूप से नहीं, लेकिन संख्या का भार प्रत्येक श्रोता पर हथौड़े की तरह पड़ा। कुछ रईस चौंक गए, अन्य लोग चुप हो गए, उनके चेहरे भावहीन हो गए। माइकल ने बस एक गहरी सांस छोड़ी। हाँ, मैं निश्चित रूप से इस योजना के लिए सही टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता हूँ। उसने अपनी कुर्सी में जड़े क्रिस्टल पर एक नजर डाली। इस पर विचार करने लायक भी नहीं। मैं कसम खाता हूँ, उसने मन ही मन बुदबुदाया, ये जगह मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए नहीं बनी थी। उसके बगल में बैठी एरियन धीरे से हंस पड़ी। आज रात तुमने जरूरत से ज्यादा कर दिया है। अगर तुमने वो कागज भी खरीद लिया होता तो लोग दंगा कर देते। माइकल ने एक सूखी हंसी हंसी, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही बातचीत के बारे में सोच रहा था। 2.5 लाख सोने के सिक्के, वह 250 मिलियन से अधिक चांदी के सिक्के थे। या फिर ऑरोरा के शब्दों में कहें तो $250 मिलियन, एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु के लिए। हाँ, यह शक्तिशाली था, लेकिन अभी भी। और वह पांडुलिपि, यह अभी तक बिका भी नहीं था। क्या मैं 2,600,000 सुन रहा हूँ? नीलामीकर्ता ने पूछा। मौन। किसी ने जवाब नहीं दिया। रूम 15 की बोली के दबाव ने अन्य सभी दावेदारों का मनोबल तोड़ दिया था। 1 बार जा रहा हूँ, 2 बार जा रहा हूँ, 3 मिलियन। वह आवाज ड्यूक एवरमून की नहीं थी। ये कमरा नंबर 3 से आया था। माहौल फिर बदल गया। अचानक आए इस हलचल की उम्मीद न होने के कारण नीलामीकर्ता भी थोड़ा सहम गया। इससे पहले कि सन्नाटा छा पाता, कमरा नंबर 1 से शांत आवाज आई। 3.4, 3.6। रूम 5 ने झट से कहा, मानो वह हार मानने को तैयार न हो। तब 4 मिलियन, कमरा 15। ये फिर से ड्यूक ही था। 4 करोड़ 5 लाख सोने के सिक्के, रूम 3 ने जवाब दिया। नीलामीकर्ता हथौड़ा गिराने के लिए तैयार दिख रहा था। उसने 15वें कमरे की ओर देखा, प्रतीक्षा करता रहा। कुछ नहीं आया। उसने 5 लंबे सेकंड तक इंतजार किया, अपनी उंगलियों के इशारे से उन्हें सावधानीपूर्वक गिना। फिर हथौड़ा गिर पड़ा, टकराना, बिक गया। 4,500,000 सोने के सिक्कों में कमरा नंबर 3 को। नीलामी घर में जोरदार हंगामा मच गया। कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने खुशी मनाई, लेकिन अधिकांश लोग वे सन्नाटे में खड़े होकर देखते रहे। जो कुछ हुआ था उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु, एक स्क्रॉल, इसे 450 मिलियन चांदी के सिक्कों में बेचा गया। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, मानो वह कभी ऐसी चीज खरीदने की आखिरी बची हुई उम्मीद को भी छोड़ रहा हो। वह अपनी सीट पर पीछे झुक गया और अपने हाथ की पहुंच से कुछ ही दूरी पर स्थित चमकते हुए क्रिस्टल को देखने लगा। पूरी बोली प्रक्रिया के दौरान वह एक बार भी नहीं झिलमिलाया था। मैं तो प्रतिभागी भी नहीं था, उसने धीमी आवाज में कहा। अच्छा, एरियन ने हल्के से कहा। अगर तुमने बोली लगाने की कोशिश भी की होती तो मैं तुम्हें कोहनी मारकर बेहोश कर देती। माइकल धीरे से हंसा। शायद मेरे भले के लिए ही। मुझे लगता है कि यह आपके आर्थिक अस्तित्व के लिए है, उसने बात सुधारते हुए कहा। हाँ, माइकल की निगाहें एक बार फिर नीलामी स्थल पर टिक गईं, जहां परिचारक चबूतरे को साफ कर रहे थे। वे ऐसा अत्यंत श्रद्धापूर्वक कर रहे थे, मानो किसी दिव्य अवशेष को संभाल रहे हों। उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां फड़क रही हैं। कमरा नंबर 3 में जो भी व्यक्ति था, अब उसके पास सामूहिक विनाश का हथियार था। हालांकि माइकल ने सोचा कि इस तरह की कोई चीज सामने आने और अन्य प्रतियोगियों के शांत रहने का मतलब यह था कि यह कुछ ऐसा था जो दूसरों के पास भी था। उसने सोचा कि इस सौदे का मतलब सिर्फ एक और तुरुप का पत्ता है। इस दुनिया का जल वास्तव में काफी गहरा था। माइकल के विचार व्यावहारिक हो गए। 45 लाख सोने के सिक्के, उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया। वह 450 मिलियन चांदी थी, और डॉलर के हिसाब से ऑरोरा की विनिमय दर लगभग $1 के बराबर एक चांदी का सिक्का थी। तो हाँ, 450 मिलियन डॉलर पल भर में गायब। यह उस तरह की संख्या है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों या गुप्त बजट वाली सैन्य परियोजनाओं में होनी चाहिए। उसने धीमी सी सीटी बजाई। और मुझे लगा था कि मैंने खूब पैसे खर्च किए हैं। एरियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। तुमने खूब खर्च किया, बस इतना ज्यादा नहीं कि दिल टूट जाए। सही बात है। यह नीलामी अभी खत्म भी नहीं हुई थी। बत्तियां फिर से मंद हो गईं। नीलामी करता आगे बढ़ा। माइकल की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठी। एरियन सीधी खड़ी हो गई। अगर 9वीं वस्तु एक उच्च श्रेणी का स्क्रॉल थी, तो भला उससे अधिक मूल्यवान क्या हो सकता था? उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। नीलामीकर्ता ने अपना हाथ उठाने से पहले कुछ देर और उत्सुकता बनाए रखी। और अब उन्होंने शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहना शुरू किया, रात के हमारे 10वें और अंतिम कार्यक्रम के लिए। एक परिचारक ने सोने का एक स्टैंड बाहर निकाला। उस पर एक चमकदार रेशमी कपड़े से ढकी हुई एक वस्तु रखी थी। दर्शक मौन धारण करते हुए आगे की ओर झुक गए। इस दुनिया में कई शक्तिशाली वस्तुएं, गढ़ी हुई कलाकृतियां, जादू और शक्ति के अवशेष मौजूद हैं।
लेकिन सबसे दुर्लभ वस्तुएं वे हैं जिन पर मनुष्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नीलामीकर्ता मंच के किनारे धीरे धीरे टहलते हुए बोला। वह स्टैंड के बगल में रुक गया। प्राकृतिक खजाने। कमरे में समझदारी की एक लहर दौड़ गई। कपड़ा हटा दिया गया। एक विशाल फल प्रकट हुआ। उसकी सतह जीवन शक्ति से हल्की हल्की स्पंदित हो रही थी, भीतर से कोमल रोशनी से जगमगा रही थी। उसकी त्वचा प्रकाश के विभिन्न रंगों से झिलमिला रही थी, मानो सूर्य का प्रकाश उसके भीतर समाया हुआ हो। चमत्कारी फल, नीलामीकर्ता ने कहा, ऐसे स्थानों में पैदा हुए हैं जो मौलिक ऊर्जा से परिपूर्ण हैं या दुनिया की आध्यात्मिक नसों से पोषित हैं और स्वयं प्रकृति द्वारा संरक्षित हैं। कुछ चमत्कारी फल अस्थि मज्जा और रक्त को शुद्ध करते हैं, जिससे एक नश्वर प्राणी साधक के मार्ग पर चल सकता है। कुछ ऐसे गंभीर घावों को भरते हैं जिन्हें उच्चतम स्तर के औषधि भी ठीक नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी वरदान देते हैं जो स्वर्ग में शायद ही कभी मिलते हैं। वो कुछ देर रुका, शांति का आनंद लेते हुए। फिर उसने बोलना शुरू किया, ये दीर्घायु फल है। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उन्हें चमत्कारी फलों का कुछ अनुभव था। उदाहरण के तौर पर सोल मैजिक फ्रूट को ही ले लीजिए। इससे न केवल उसकी माना शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, बल्कि यही वह कारण भी था जिससे उसका अपनी आत्मा से गहरा जुड़ाव स्थापित हुआ। इसने उसे अपनी प्रतिभा के प्रत्यक्ष स्वरूप को भी अनुभव करने की क्षमता प्रदान की, जो उसे लगता था कि उसकी वर्तमान पदवी के साथ संभव नहीं होना चाहिए था। नीलामीकर्ता ने बोलना जारी रखा, इस फल का सीधे सेवन करने से किसी भी जीवित प्राणी की आयु 300 वर्ष तक बढ़ सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति, पद या साधना का स्तर क्या है। ये सभी पर काम करता है। उन्होंने बात को समझने के लिए थोड़ा समय दिया और फिर आगे बढ़े। इसके अलावा यदि इसे सफलतापूर्वक गोली के रूप में परिष्कृत किया जाए तो इसके प्रभाव और भी बढ़ सकते हैं। रसायनज्ञ के कौशल और परिष्करण की गुणवत्ता के आधार पर परिणामी गोली कम से कम 100 साल और बढ़ा सकती है। अब कमरा पूरी तरह से शांत था। फुसफुसाहट भी नहीं थी, लेकिन नीलामीकर्ता का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। और शायद सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मनुष्य इस फल का सेवन बिना किसी दुष्प्रभाव के कर सकते हैं। वास्तव में दुर्लभ मामलों में वे सीधे साधना के मध्यवर्ती चरण में पहुंच सकते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए यह उनके शासनकाल को बढ़ाने का एक खजाना था। यदि संभव हो तो ये और भी अधिक शक्ति प्राप्त करने का अवसर था। कमजोर लोगों के लिए यह एक चमत्कार था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। एक ऐसा फल जो किसी का भाग्य बदल सकता है। यह अनमोल था। यह वास्तव में नीलामी का मुख्य आकर्षण था। आज रात का अंतिम मुकाबला शुरू होने ही वाला था। नीलामीकर्ता ने अपने शब्दों के महत्व को कुछ देर तक विचारों में बनाए रखा और फिर अंत में घोषणा की, प्रारंभिक बोली 5 मिलियन सोने के सिक्के हैं। न्यूनतम वृद्धि 1 लाख है। हॉल में तनाव की एक लहर दौड़ गई। 5 मिलियन। यह न केवल उस पांडुलिपि की कीमत से अधिक था, बल्कि उस पांडुलिपि की बिक्री से प्राप्त राशि से भी अधिक था। माइकल ने हवा में बदलाव महसूस किया। वह थोड़ा आगे झुका, भीड़ को देखने लगा, मानो तनाव किसी स्प्रिंग की तरह कस रहा हो। तब बोली आमंत्रित की गई। 70 लाख। लोगों के मुंह से हैरानी की आवाजें निकल आईं। किसी ने एक ही चाल में पूरे 2 मिलियन सिक्कों से बोली बढ़ा दी थी। पेशेवर नीलामीकर्ता भी चौंक गया। उसने पुष्टि करते हुए कहा, 7 मिलियन सोने के सिक्के। कमरा नंबर 7 की नीलामी शुरू होती है। माइकल ने पलकें झपकाईं। उस कमरे में पूरी रात कोई गतिविधि नहीं हुई थी। ये बात समझ में आती है। दीर्घायु फल जैसे खजाने के लिए ऐसे लोग थे जो सिर्फ एक पल के लिए पूरी रात इंतजार करते थे। 7.2 एक और आवाज आई, फिर से कमरा नंबर 1 से। वह प्रभावशाली आवाज जो पाठ पढ़ने में शामिल हुई थी। तब 7.5 8 लाख। 8.5। अब बोलियां तेजी से बढ़ रही थी, मानो बिजली कड़क रही हो। पहले की वस्तुओं के विपरीत किसी ने भी दिखावा या झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। न ही इज्जत बचाने की गुहार लगाई गई, न ही खोखली धमकियां दी गईं। केवल शुद्ध और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। माइकल आराम से बैठ गया और संख्याओं को बढ़ते हुए सुनने लगा। 9 मिलियन। 9.5। 1 करोड़। 10.5। 11। 11.3। वातावरण तनावपूर्ण हो गया। परिचारकों ने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि माइकल की धड़कन भी तेज हो गई, इसलिए नहीं कि वह बोली लगा सकता था, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसलिए कि इस सब को होते देखना दिग्गजों के बीच युद्ध देखने जैसा था। 12 मिलियन। 12.8। 13। माइकल की निगाहें ढके हुए कमरों पर घूम गईं। ये लोग कौन थे? फिर ऐसा हुआ, कमरा नंबर 7 से आवाज आई, 15 मिलियन। इसके बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। भीड़ थम सी गई। इस बार तो दूसरे बोली लगाने वाले भी रुक गए। नीलामीकर्ता ने चारों ओर देखा। उसकी आवाज फिर से गूंजी, क्या मुझे 15.1 सुनाई दे रहा है? कुछ नहीं। 15.1। सन्नाटा छाया हुआ है। 15.1। फिर सन्नाटा छा गया। तब 16 मिलियन। कमरा नंबर 15। माइकल की भौहें तन गईं। वह आवाज पहचानी जा सकती थी। उसमें छिपी शांत शक्ति। ड्यूक एवरमून फिर से मैदान में उतर आए थे। नीलामीकर्ता ने एक गहरी सांस ली। उसके कंधों में तनाव साफ झलक रहा था। उसने पुष्टि करते हुए कहा, कमरा नंबर 15 से 16 मिलियन सोने के सिक्के। अन्य बोली लगाने वाले हिचकिचा रहे थे। 17 मिलियन। वह फिर से कमरा नंबर 7 था। माइकल की निगाहें और तेज हो गईं। 17.5। ड्यूक ने तुरंत उत्तर दिया। फिर से कमरा नंबर 7। 18। एक सांस। 19। 20। ड्यूक रुका नहीं। उसने पलक भी नहीं झपकाए। और कमरा नंबर 7। 21। 21 मिलियन। सिसकियों की आवाज गूंज उठी। आगे की पंक्ति में बैठे एक रईस ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ प्याला गिरा दिया। माइकल की आंख फड़क उठी। ये 2 अरब से भी अधिक चांदी के सिक्के हैं। उद्धरण चिन्ह। पेशेवर स्वभाव के कारण नीलामीकर्ता ने घबराकर अपनी आवाज बुलंद की। 21 मिलियन सोने के सिक्के।
कमरा नंबर 7 से, क्या मुझे और कुछ सुनाई दे रहा है? वह कमरा नंबर 15 की ओर मुड़ा। एक विराम, 22 मिलियन। ड्यूक ने जरा भी संकोच नहीं किया। माइकल ने पलक भी नहीं झपकाए। उसने बस फुसफुसाते हुए कहा, क्या इस आदमी के पास किसी अजगर का खजाना पड़ा हुआ है? एरियन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह एकाग्रचित थी, होंठ कसे हुए थे, लेकिन उसे भी इतनी उम्मीद नहीं थी। अब जाकर उसे अपने पिता के आज रात के असली इरादों का पता चला। हो सकता है कि उसे माइकल के साथ फंसाना महज एक गौण विचार रहा हो। एक बार जा रहा हूं, 2 बार जा रहा हूं। 23 मिलियन। एक पल बीत गया। तब पहली बार ड्यूक हिचकिचाया। 1 सेकंड, 2, फिर जवाब आया, 25 मिलियन। नीलामीकर्ता के होंठ फड़कने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह चीखने ही वाला हो। इसके बजाय उन्होंने हथौड़ा ऊंचा उठाया। 1 बार जा रहा हूं। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। 2 बार जा रहे हैं। माइकल ने खुद को सांस रोकते हुए पाया। बिका हुआ टकराना। 15वें कमरे के लिए 25 मिलियन सोने के सिक्कों में। बिजली कड़कने जैसी एक आवाज गूंजी, न केवल हथौड़े की, बल्कि उस कमरे की सामूहिक सांस की, जो सांस लेना भूल गया था। माइकल ने धीमी सी सीटी बजाई। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आज रात कोई सो पाएगा। एरियन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अच्छा हुआ कि नीलामी खत्म हो गई, वरना कुछ और होता तो व्यर्थ लगता। और बस इसी तरह मंच से अंतिम वस्तु भी हटा दी गई। नीलामीकर्ता ने झुककर अभिवादन किया। माननीय अतिथिगण, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपका भाग्य आपके साथ होगा। माइकल ने एरियन की ओर मुड़कर अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो अब क्या? एरियन ने हल्के से अंगड़ाई ली। उसके शरीर का तनाव धीरे धीरे कम हो गया। अब हम इंतजार करते हैं। रुको, माइकल ने थोड़ा उलझन में आकर दोहराया। उसने उसे हल्के से मुस्कुराते हुए देखा। तुम्हें लगता है कि हथौड़ा गिरते ही सब खत्म हो जाता है? नहीं, हमें सामान की डिलीवरी और भुगतान होने का इंतजार करना पड़ता है। एरियन ने फिर से बात की। उसका लहजा अनौपचारिक था, लेकिन उसमें जिज्ञासा की झलक थी। वैसे क्या आपको अपना पैसा लेने के लिए अपने घर या बैंक वापस जाना पड़ेगा? अगर हाँ, तो मैं आपको अभी कुछ सोने के कागज उधार दे सकता हूँ। आप मुझे बाद में लौटा सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस एरियन। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके भंडारण स्थान में उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। इसके लिए बस एक साधारण सी हरकत ही काफी थी, अपने अंदरूनी कोट में हाथ डालना, मानो कुछ निकाल रहा हो। माइकल ने देखा कि नीलामी के कर्मचारी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने दर्शकों में से विभिन्न सदस्यों से संपर्क किया, विशेषकर उनसे जिन्होंने कुछ खरीदा था, और उन्हें विनम्रतापूर्वक वहां से चले जाने का निर्देश दिया। इसी दौरान कुछ लोगों ने हाथ उठाकर यह भी गुहार लगाई कि उन्हें भी कहीं और ले जाया जाए। एरियन के अनुसार वे नीलामी घर के आयोजन के बाद खुलने वाले मानक स्टोर की ओर जा रहे थे। ये बस एक सामान्य दुकान है जहां लोग एक बार जाते हैं, उसने समझाया। वे कुछ दुर्लभ वस्तुएं बेचते हैं, ऐसी चीजें जो कोई भी सक्षम व्यक्ति थोड़ी खोजबीन करके कहीं और से भी खरीद सकता है। माइकल ने सिर हिलाया। नीचे हो रही हलचल को देखते हुए वह आधी अधूरी बात सुन रहा था। कुछ ही देर में उनके निजी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। माइकल ने दरवाजे की ओर देखा, तभी वह चरमराते हुए खुला। एक युवती अंदर आई। वह नीलामी की कर्मचारी थी। उसके हाथ में कागजों का एक छोटा सा बंडल था और उसके चेहरे पर विनम्र और पेशेवर भाव थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी निगाहें तुरंत एरियन पर टिक गईं। उसने झुककर प्रणाम किया। नमस्कार लेडी एवरमून, मैं डार्क एल्फ हत्यारे और पॉइजन वाइवरन ब्लड एसेंस के लिए बोली जीतने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने आई हूँ। फिर वह माइकल की ओर थोड़ा मुड़ी। उसके चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसे कमरे में किसी और के होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसी कारणवश उसे ये भी लगा कि उसके सामने खड़ा युवक कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, एरियन ने हल्की सी मुस्कान के साथ बीच में ही टोकते हुए कहा, ओह, ये सामान मेरे लिए नहीं थे। महिला ने पलकें झपकाईं, पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने फिर से एरियन और माइकल की ओर देखा, एक बार, फिर 2 बार। फिर उसकी निगाहें माइकल पर टिक गईं। अब उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर, फाइंड बेस्ट डील्स विद डिस्काउंट्स एंड फ्री शिपिंग, बाय ऑन AliExpress, शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन AliExpress ऐप, शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर। उसने अपनी पेशेवर गरिमा को बनाए रखने की कोशिश की और उन्हें थोड़ा झुककर प्रणाम किया। माफ कीजिए महोदय, मुझे सूचित नहीं किया गया था कि कमरा नंबर 11 में एक और अतिथि ठहरे हुए हैं। माइकल ने शांत भाव से बात टाल दी। कोई बात नहीं, कर्मचारी ने तुरंत अपनी उलझन को दूर किया और काम पर लौट आए। बहुत अच्छा महोदय, क्या मैं रिकॉर्ड के लिए आपकी पहचान की पुष्टि कर सकती हूँ? मिक नॉर। तब जाकर कर्मचारियों को बात समझ में आई। तो ये था माइक नॉर। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह जाना पहचाना लग रहा था। आखिरकार उसने कुछ दिन पहले प्रतियोगिता के कुछ अंश देखे थे, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे अभी देखेगी। उसकी निगाहें सामने खड़े 2 लोगों के बीच घूमती रहीं और उसके मन में एक शंका का भाव आया। हालांकि उसने इस बारे में बोलने की हिम्मत नहीं कि आपका सामान शीघ्र ही पहुंचा दिया जाएगा, कृपया भुगतान की पुष्टि कर दें। बिल्कुल, माइकल ने सहजता से जवाब दिया। उस महिला ने एक बार फिर झुककर अभिवादन किया। उस व्यक्ति और एरियन के बीच आखिरी बार उत्सुकता भरी नजर डाली और बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज आई, माइकल थोड़ा पीछे झुक गया और आह भरी। अगली दस्तक जल्द ही आने वाली थी और इसके साथ ही 2 अधिग्रहणों की डिलीवरी भी हो जाएगी। एक ही रक्त का सार और एक डार्क एल्फ हत्यारा। कर्मचारियों के आने का इंतजार करते हुए माइकल ने चुपके से अपने कोट में हाथ डाला। उसकी उंगलियां उसकी भंडारण जगह की अदृश्य सीमा को छू गईं।
उसने बड़ी सहजता से जरूरत के हिसाब से सुनहरे कागज निकाल लिए, साथ ही कुछ अतिरिक्त भी। एक सोने के कागज की कीमत 1000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। अपनी इस बड़ी खरीदारी के साथ माइकल को लगभग $150 की ही जरूरत थी। सुनहरे कागजों को अपने कोट में छोड़कर माइकल इंतजार करने लगा। सौभाग्यवश उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। दस्तक हुई। 2 सेवक अंदर आए। एक के हाथ में एक पॉलिश किया हुआ लकड़ी का बक्सा था, जिसकी सतह पर प्राचीन पशु शिल्प की बहती हुई आकृतियां उकेरी गई थीं। दूसरा सेवक कुछ और भी अधिक ध्यान खींचने वाली वस्तु को लेकर आया था। डार्क एल्फ हत्यारा। वह लंबी थी, जंजीरों में जकड़ी होने के बावजूद भी आकर्षक लग रही थी। उसकी राख जैसी त्वचा पर घावों और गंदगी के निशान थे। उसके चांदी जैसे सफेद बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जो उसकी लाल आंखों को आंशिक रूप से छिपा रहे थे, जिनमें गहरी क्रोध की भावना झलक रही थी। वह नंगे पैर थी, फटे पुराने काले वस्त्र पहने हुए थी और नीले रंग के चिन्हों से जगमगाती जादुई जंजीरों से बंधी हुई थी। जंजीरें उसके अंगों, गर्दन और यहाँ तक कि कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। प्रत्येक कड़ी दमनकारी शक्ति के साथ हल्की सी गूंज रही थी। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक नजर में ही वह समझ गया कि ये जंजीरें कोई मजाक नहीं थी। अपनी वर्तमान हालत में वह बौनी शायद किसी तंदुरुस्त वयस्क पुरुष को भी काबू नहीं कर सकती थी। बक्सा लिए हुए सेवक ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से बक्सा सौंप दिया। इसमें पॉइजन वाइवरन ब्लड एसेंस है महोदय। हम आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। सीलबंद होने के बावजूद इसके अंदर की ऊर्जा अस्थिर है। माइकल ने उसे उठाया और मजबूत लकड़ी के बावजूद हल्की सी कंपन महसूस की। उसने सिर हिलाया और उसे सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया, फिर अपना ध्यान उस काले बौने की ओर मोड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, डार्क एल्फ की देखरेख करने वाले सेवक ने एक स्क्रॉल निकालते हुए बोलना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने पांडुलिपि खोली। वह चांदी के धागे से बंधी थी और उसका पन्ने पर बना आवरण एक अजीब पारदर्शी पदार्थ था, जो प्रकाश में हल्की सी झिलमिला रहा था। उस पर बने मंत्र हृदय की धड़कन की तरह स्पंदित हो रहे थे। परिचारक ने स्पष्ट रूप से कहा, यह स्वामी सेवक अनुबंध है। माइकल की निगाहें और तेज हो गईं। ये पांडुलिपि एक दुर्लभ उच्च श्रेणी का बंधन उपकरण है। सक्रिय होने पर यह हस्ताक्षरकर्ता और बंधे हुए लक्ष्य के बीच आत्मा स्तर का अनुबंध स्थापित करता है। एक बार जुड़ जाने पर सेवक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी को हानि नहीं पहुंचा सकता। छल या सुझाव के माध्यम से भी किया गया कोई भी प्रयास स्वतः ही प्रतिकारपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ विफल हो जाएगा। वह रुका, फिर गंभीरता से बोला, सेवक को स्वामी द्वारा दिए गए किसी भी प्रत्यक्ष आदेश का पालन करना चाहिए। पूर्ण आज्ञा पालन, जब तक कि आदेश का पालन करना शारीरिक रूप से असंभव न हो। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। और अगर नौकर मना कर दे तो? यह अनुबंध आत्मा पर दबाव डालकर आज्ञा पालन सुनिश्चित करता है। और यदि स्वामी कभी चाहे तो? सेवक ने स्क्रॉल को थोड़ा सा घुमाया, जिससे एक खंजर के आकार का काला चिन्ह दिखाई दिया। वे इस मोहर का उपयोग करके सेवक का तुरंत अंत कर सकते हैं। बस एक विचार ही काफी है। एरियन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी निगाहें सोच विचार करते हुए उस बौने की ओर घूम गईं। इसी बीच माइकल ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। ये कुछ हद से ज्यादा लग रहा था। क्या उसे पता है? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, परिचारक ने उत्तर दिया और बौने को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए एक तरफ हट गया। काली परी टस से मज नहीं हुई। उसकी लाल आंखें बिना किसी भय के माइकल की आंखों से मिली, लेकिन उनमें समर्पण का भाव भी नहीं था। एक ठंडी, निर्मम अवज्ञा। गंदगी के बावजूद उसकी निगाहों में तीक्ष्ण बुद्धि झलक रही थी। उसे पता था कि क्या होने वाला है। तारांकन 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 तारांकन। सेवक ने फिर से वह पत्रक आगे बढ़ाया। आपको केवल शीर्ष चिन्ह पर अपना रक्त लगाना है, बाकी काम पत्रक स्वयं कर देगा। माइकल तुरंत नहीं हिला। उसकी निगाहें उस बौने पर टिकी रहीं। फिर उसने पूछा, उसका नाम क्या है? कर्मचारी हिचकिचाया। उसका असली नाम लायरा था। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। फिर बिना कुछ कहे उसने अपनी आस्तीन से एक पिन निकाली, अपने अंगूठे में चुभोई और खून की एक बूंद को स्क्रॉल के शीर्ष चिन्ह पर गिरने दिया। इसका असर तुरंत देखने को मिला। स्क्रॉल में स्पंदन हुआ। उस पर बने मंत्र पैटर्न जीवंत हो उठे और लताओं की तरह उसकी सतह पर फैलने लगे। इसके बाद नीचे के दूसरे प्रकार के मंत्र चमक उठे। सीने में तेज दर्द होने पर लायरा ने धीरे से सिसकारी भरी। उसके फटे हुए टॉप के नीचे, ठीक उसके दिल के ऊपर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। एक निशान बन रहा था। अनुबंध प्रभावी हो चुका था। माइकल को अपनी आत्मा के भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, मानो कुछ सही जगह पर बैठ गया हो। यह गहरा नहीं था, यह आपसी नहीं था, लेकिन वह वहां मौजूद था। काम हो गया, कर्मचारी ने कहा और अब शांत हो चुके दस्तावेज को लपेटकर माइकल को सौंप दिया। अनुबंध अब सक्रिय हो गया है। वह अब आपकी है। माइकल ने सिर हिलाया। जैसे ही माइकल ने अनुबंध की फाइल को एक तरफ रखा, थोड़ी देर पहले वाला कर्मचारी एक मुड़ी हुई शीट और एक विनम्र मुस्कान के साथ वापस आ गया। श्री माइक 9, उसने आगे बढ़ते हुए कहा, आपका कुल योग 141,900 सोने के सिक्के हैं। माइकल ने सिर हिलाया और अपने द्वारा तैयार किया गया बंडल सौंप दिया, जिसमें 142 सोने के कागज थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 1000 सोने के सिक्के थी। हिसाब सही है, उसने जल्दी से गिनने के बाद पुष्टि की। क्या आप अपना बचा हुआ पैसा वापस लेना चाहेंगे या हम इसे नीलामी संघ को दान के रूप में दर्ज कर लें? माइकल ने पलकें झपकाईं। 100 सोने के सिक्के। आज रात की बोली के हिसाब से तो ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी। और महोदय, यदि आपकी रुचि हो तो हमारे पास कुछ बहुमूल्य वस्तुओं की सूची है जो आज रात के मंच पर प्रदर्शित नहीं हो सकी। ये निजी तौर पर खरीदी जा सकती हैं। क्या आप इन्हें देखना चाहेंगे? माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसके बगल में बैठी एरियन खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे हमेशा उन लोगों के लिए कुछ चीजें बचाकर रखते हैं जिनके पास अभी भी खर्च करने के लिए कुछ पैसे बचे होते हैं। माइकल ने आर्मरेस्ट पर उंगलियां थपथपाईं, फिर कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं कि बैक रूम में क्या क्या है।
अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, पर पहले डार्क एल्फ को मुक्त करो। माइकल की बातों पर कर्मचारी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। शेष दस्तावेज को पकड़े हुए व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए कहा, महोदय, प्रोटोकॉल के अनुसार जब तक उसे आपकी निगरानी में परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता तब तक हथकड़ी लगी रहनी चाहिए। सुरक्षा के लिए। माइकल ने शांत भाव से सिर हिलाया, फिर जादुई जंजीरों की ओर इशारा किया। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, वह मुझसे बंधी हुई है, वह कोई खतरा नहीं है, माइकल ने स्थिर स्वर में कहा। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो अनुबंध उसे संभाल लेगा, और अगर वह नहीं संभालती है तो मैं संभाल लूंगा। बंधन हटा दो। कर्मचारियों ने एक दूसरे को क्षण भर के लिए खामोश निगाहों से देखा। उनमें से एक आगे बढ़ा और उसकी उंगलियां जंजीर पर बने चमकते प्रतीकों को छू गईं। कुछ ही पलों में जंजीरें झिलमिला उठीं, फिर जादू के धीरे धीरे लुप्त होते जाने की हल्की सी सरसराहट के साथ खुल गईं। जैसे ही भार गायब हुआ, काली परी लायरा थोड़ी लड़खड़ा गई। एक पल बाद वह सीधी हुई, अपने कंधों को अकड़कर हिलाया। उसकी लाल आंखें माइकल के चेहरे से हटी नहीं। माइकल की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। यह बदलाव इतना सूक्ष्म था कि एक आम दर्शक को शायद ही नजर आए, लेकिन उसने इसे महसूस किया। जैसे ही जंजीरें गिरी, उसके भीतर कुछ बदल गया। उसकी उपस्थिति और भी गहन हो गई। उसकी त्वचा से चिपकी हुई माना शक्ति का स्वरूप बदल गया, थोड़ा और तीखा, थोड़ा और शक्तिशाली, मानो कोई तलवार बहुत समय तक म्यान में रहने के बाद फिर से हवा में आए हो। वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले से ही ठीक हो रही थी। कर्मचारी ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। जैसा आप चाहें, महोदय। हथकड़ियां हटा दी गई हैं, अब वह अनुबंध के अनुसार आपके आदेशों का पालन करेगी। अच्छा, माइकल ने हाथ हिलाते हुए कहा। अब जाओ और वह सूची ले आओ। जी श्रीमान। अंतिम बार सिर हिलाकर कर्मचारी चुपचाप और कुशलता से बाहर निकल गए। दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया, जिससे वे तीनों उस हल्की रोशनी वाले निजी कमरे में रह गए। एरियन ने अपनी ठुड्डी हथेली पर टिका ली। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता है, माइकल ने जवाब दिया, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता था। जैसे ही एरियन जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। माइकल की निगाहें लायरा की ओर घूमी। इसे खोलो, उसने कहा। काली परी ने पलकें झपकाईं, मानो अचानक मिले आदेश से वह हैरान थी, लेकिन उसके विचार आने से पहले ही उसका शरीर हरकत में आ गया। अनुबंध के अनुसार आज्ञा पालन अनिवार्य था, लेकिन अभी दर्द से नहीं। वह नंगे पैर आगे बढ़ी, उसका लचीला शरीर एक परछाई की तरह शांत था जब उसने दरवाजा खोला। माइकल ने तुरंत दरवाजे पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ लिया। यह बदलाव सूक्ष्म था, लेकिन वास्तविक था। उसकी आत्मा के कोने में गर्माहट की एक हल्की सी लहर दौड़ रही थी, मानो कोई पतला अदृश्य धागा बाहर की ओर फैला हो जो उससे जुड़ा हो। लायरा को उसकी आंखें झट से खुल गईं, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो यह वास्तव में आत्मा से जुड़ा हुआ था। यह कोई पूर्ण बंधन नहीं था, समानता के समझौते जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वह उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। इसका मतलब है, ऐसा संभव हो सकता है। माइकल का दिल एक बार जोर से धड़कने लगा। उसने इस विचार को दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उत्साह की एक लहर दौड़ गई। माइकल खुले दरवाजे की ओर मुड़ा। वहां एक व्यक्ति नौकरों के वस्त्र पहने खड़ा था, जिसकी छाती पर हाउस एवरमून का प्रतीक चिन्ह सोने से सिला हुआ था। उन्होंने झुककर गहरी संवेदना व्यक्त की। अंतर्मुख होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं महामहिम ड्यूक एवरमून का संदेश लेकर सर माइक नॉर के लिए आया हूँ। माइकल की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। मेरे लिए? नौकर ने सिर हिलाया। जी हाँ, श्रीमान माइक नॉर। एरियन सीधी होकर बैठ गई। पिताजी ने तुम्हें भेजा है। जी हाँ, उन्होंने किया। किस लिए? नौकर ने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने वस्त्रों में हाथ डाला और एक लिफाफा निकाला। माइकल ने इसे धीरे धीरे स्वीकार किया। उसने एक बार एरियन की ओर देखा, फिर सील तोड़कर पत्र खोला। ड्यूक की स्थिर सुरुचिपूर्ण लिखावट में लिखी गई सिर्फ एक पंक्ति। बाहर निकलो, मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ, तुरंत। बस इतना ही था, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, बस की। माइकल ने एक बार पलक झपकाए, फिर दोबारा। एरियन और करीब झुक गई। इसमें क्या लिखा है? माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही उसने पढ़ना समाप्त किया, उसे इसका एहसास हो गया। कुछ बदल गया। हवा में व्याप्त गर्माहट थोड़ी सी कम हो गई, मानो तूफान से पहले कोई हल्की हवा दरवाजे के नीचे से गुजर रही हो। उसकी अंतरात्मा चेतावनी के स्वर में चिल्ला रही थी। लायरा एकदम सख्त हो गई। उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं। एरियन ने भी ये देखा, हालांकि वह अभी तक समझ नहीं पाई थी। सर माइक। उसने पत्र को मोड़ा और एक ही झटके में सहजता से खड़ा हो गया। अब जाने का समय हो गया है, उसने शांत भाव से कहा। जैसे ही एरियन जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, अचानक उसकी भौहें तन गईं। उसकी निगाहें पहले लायरा पर पड़ी, फिर माइकल पर। उसके हाव भाव में कुछ बदलाव आया। उसने अपनी चिंता जाहिर नहीं की, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। उसने यह बात नोटिस कर ली थी। दूसरी ओर माइकल पहले ही उठ चुका था। वह थोड़ा सा मुड़कर उस डिब्बे की ओर गया जिसमें पॉइजन वाइवरन ब्लड एसेंस रखा था। उन्होंने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप दोनों शांत रहें। किसी के सवाल का इंतजार किए बिना उसने केस उठाया और बाहर चला गया। बाहर का गलियारा एकदम शांत था। अजीब तरह से कोई कर्मचारी नहीं था, कदमों की कोई आहट नहीं थी, यहाँ तक कि दूसरे कमरों से आने वाली हल्की फुसफुसाहट भी गायब हो गई थी। माइकल रुका, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीरे धीरे गलियारे का जायजा लिया, फिर उसने ऊपर देखा और फिर गलियारे के मोड़ की ओर मुड़ा।
कुछ नहीं। उसने गहरी सांस ली और घुटनों के बल बैठकर संदूक को धीरे से जमीन पर रख दिया। एक हाथ से कुंडी पकड़कर उसने उसे खोला और उसमें से विषैले वाइब्रेंट रक्तसार से भरी शीशी निकाल ली। इसे छूते ही उसकी उंगलियों में हल्की सी सुन्नता छा गई। सीलबंद होने के बावजूद इसका सार विषैली ठंडक बिखेर रहा था। माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने शीशी को अपने भंडारण स्थान में रख दिया, फिर दोबारा हाथ डाला। इस बार उसने सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर निकाला। चुपचाप उसने उन्हें अब खाली हो चुके बक्से में ठूंस दिया और उसे फिर से बंद कर दिया। अगर कोई देख रहा होता तो उसे लगता कि डिब्बे में अभी भी असली खजाना मौजूद है। माइकल खड़ा हुआ, गलियारे पर एक नजर डाली, फिर मुड़ा और वापस निजी कमरे में चला गया। दोनों लड़कियों ने तुरंत ऊपर देखा। तुमने काफी समय लिया, एरियन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में चंचलता से ज्यादा सतर्कता थी। माइकल ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। बस कुछ चेक करना था। उसने अपना सिर झुकाया। क्या तुमने कुछ देखा? माइकल ने एक पल रुककर गहरी सांस ली, फिर ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं। ये झूठ नहीं था। कमरे में प्रवेश करने से पहले उसने अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन चाहे वह कितना भी ध्यान केंद्रित करे, उसकी इंद्रियां 3 मीटर से आगे नहीं बढ़ पाईं। ये सामान्य बात नहीं थी। उसकी पहुंच भले ही बहुत ज्यादा न हो, लेकिन 3 मीटर। वह एक पिंजरा था। माइकल ने आगे कुछ नहीं कहा। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। कमरे में जो तनाव धीरे धीरे पनप रहा था, उसे समझाने की जरूरत नहीं थी। ये जानने के लिए किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी कि कुछ गड़बड़ है। माइकल लायरा के पास गया और बिना किसी औपचारिकता के उसे वह डिब्बा थमा दिया। इसे पकड़ो। काली परी ने पलकें झपकाईं। उसकी लाल आंखें चमकीले बक्से पर पड़ी, फिर वापस उस पर। उसने उसे सावधानी से उठाया। धातु उसके हाथों में ठंडी थी। एक पल के लिए वह चुप रही, फिर लगभग अनिच्छा से उसने कहा, समझ गई। एरियन ने भौहें चढ़ा ली। तुम उसे ये दे रहे हो? ऐसे ही। माइकल ने उसकी तरफ देखा। यह कोई मुद्दा नहीं है। एरियन घूरती रही। यह एक अनमोल रक्तसार का मामला है, न कि नहीं ऐसी कोई चीज जिसे आप सिक्कों की थैली की तरह किसी को सौंप दें। माइकल ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह तो बस एक डिब्बा है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वह इसे लेकर भाग जाएगी। एरियन के होंठ एक सीधी रेखा में दब गए। उसने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया, लेकिन उसकी निगाहें काफी देर तक लायरा पर टिकी रहीं। एरियन ने उस डार्क एल्फ का और भी करीब से अध्ययन किया। वन के कल्पित बौनों की तुलना में, जिनकी गरिमा, बुद्धिमत्ता और सद्भाव के लिए कई लोग पूजा करते थे, अंधेरे कल्पित बौने कलंकित थे। उनकी बदनामी सदियों के युद्ध, विश्वासघात और रक्तरंजित परंपराओं के कारण फैली हुई थी। यह महज अफवाहें नहीं थीं। डार्क एल्व्स में स्वाभाविक प्रवृत्तियां थीं, हिंसक स्वभाव, तीव्र भावनाएं और माना के साथ गहरा जुड़ाव। कुछ लोगों ने इसे भ्रष्टाचार कहा। दूसरों ने कहा कि यह तो बस उनका स्वभाव है। एरियन बचपन से ही यह सुनती आ रही थी कि काले बौने क्या क्या कर सकते हैं। वन के कल्पित बौने एकजुट थे, एक गौरवशाली और शांतिप्रिय जाति। लेकिन डार्क एल्व्स खंडित थे, विचारधारा, वंश और महत्वाकांक्षा के आधार पर विभाजित जनजातियां। इनमें से कई जनजातियों ने क्रूरता को शक्ति के रूप में अपनाया, अन्य अपनी खौफनाक छवि में आनंदित थे। एरियन को समझ नहीं आ रहा था कि डार्क एल्फ के प्रति माइकल की लापरवाही से प्रभावित हो या चिंतित। हाँ, अनुबंध में आज्ञा पालन की गारंटी थी, लेकिन फिर भी इतनी खतरनाक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति के प्रति उसका लापरवाह रवैया परेशान करने वाला था। लेकिन फिर भी ये वास्तव में उसका मामला नहीं था। उसके विचार किसी और ही बात में उलझे हुए थे। उसके पिता द्वारा भेजा गया पत्र, उसमें वास्तव में क्या लिखा था? दुर्भाग्यवश ड्यूक ने उससे सीधे तौर पर बात नहीं की थी। उसे आधिकारिक तौर पर पूछताछ करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जिज्ञासा उसे सता रही थी, और जैसे ही वह माइकल से सीधे पूछने ही वाली थी, अपनी शंकाओं की पुष्टि करने की उम्मीद में, तभी माइकल ने पहले ही बोल दिया। माइकल की निगाहें स्थिर रहीं जब उसने एरियन और लायरा की ओर रुख किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम जा रहे हैं। एरियन ने पलकें झपकाईं। अभी, लेकिन नीलामी में कुछ गड़बड़ है, माइकल ने बीच में ही कहा। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता झलक रही थी। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या गड़बड़ है। उन्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। दोनों लड़कियों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। बोलते हुए एरियन ने अपनी ड्रेस ठीक की। तुम्हें लगता है कोई पहल कर सकता है? अगर कोई ऐसा नहीं करता तो मुझे हैरानी होगी, माइकल ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब उसकी अंतरात्मा की आवाज और भी जोर से गूंज रही थी। उन्हें संयोगों पर भरोसा नहीं था, खासकर तब जब उनमें महान स्तर के स्क्रॉल और चमत्कारी फल जैसी चीजें शामिल हों। उसने पीछे मुड़कर देखा। तुम दोनों मेरे करीब रहना, हम साथ साथ चलेंगे। लायरा भावहीन बनी रही, बिना किसी शिकायत के नकली कारतूस को अपनी बाहों में थामे रही। उसकी आंखों में अब एक चमक थी, एक ऐसी सतर्कता जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। वह तेजी से ठीक हो रही थी। एरियन ने बिना किसी खास प्रतिरोध के उनका अनुसरण किया। माइकल ने दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। आगे का गलियारा अभी भी रहस्यमय ढंग से खाली था। बहुत खाली है। वे तीनों एक साथ कदम मिलाकर बाहर निकले। माइकल आगे, एरियन उसके ठीक पीछे और लायरा चुपचाप सबसे पीछे चल रही थी। माइकल की निगाहें हर परछाई, हर गलियारे के मोड़ को स्कैन कर रही थी। माइकल की निगाहें हर परछाई, हर गलियारे के मोड़ को स्कैन कर रही थी। और फिर वह रुक गया। उसका पैर बीच रास्ते में ही जम गया। उसका पूरा शरीर अचानक तनाव में आ गया। उसके पीछे फिर कोई आवाज नहीं आई। उसने अपना सिर घुमाया। एरियन और लायरा ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां उसने उन्हें छोड़ा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। बहुत गलत। उनकी आंखें भावहीन हो गई थीं। रोल को पीछे खींचा गया, सफेद भाग दिखाई दे रहा था। उनके शरीर अकड़े हुए थे, लगभग मूर्ति की तरह, जैसे कठपुतलियां जिनकी डोर बीच गति में ही काट दी गई हो। माइकल की सांस एक पल के लिए अटक गई। वह तेजी से उनकी ओर पीछे हट गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
उनकी नब्ज की त्वरित जांच से पता चला कि वे जीवित थे, लेकिन वे यहाँ नहीं थे। माइकल का दिमाग तेजी से सोचने लगा, क्या ये कोई भ्रम है? उसने अपने पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया, कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वे मानसिक रूप से पूरी तरह से बेसुध थे। माइकल की निगाहें गहरी हो गईं। वह इस्तेमाल की गई मायावी तकनीक को पहचान नहीं पाया, लेकिन अगर यह इतनी सूक्ष्म थी कि किसी का ध्यान न जाए, तो यह कोई मामूली जादू का करतब नहीं था। मुझ पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसने धीरे धीरे अपनी मुठ्ठियां भींच ली। एकमात्र तर्कसंगत स्पष्टीकरण उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर था। उनके स्तर पर यह बहुत ही उच्च था, और भ्रम पैदा करने वाले हमले आध्यात्मिक थे, मानसिक थे। किसी व्यक्ति का मानसिक प्रतिरोध जितना अधिक होता था, जो आमतौर पर बुद्धि या इच्छाशक्ति द्वारा नियंत्रित होता था, उतना ही मुश्किल उसे फंसाना होता था। यदि जादूगर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली नहीं होता, तो उसे ऐसे जाल में फंसाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता। फिर भी उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इसका मतलब था कि यहाँ पहले से ही कोई मौजूद था, कोई शक्तिशाली व्यक्ति। अकेले कोई जोखिम न लेते हुए माइकल ने तुरंत स्पार्टन को बुलाया। उसके कवचधारी अपन की आकृति गहरे कोहरे के एक शांत विस्फोट में प्रकट हुई। माइकल के होंठ आदेश देने के लिए मुश्किल से खुले ही थे कि जब एक आवाज गर्म सुई की तरह उसके दिमाग में चुभ गई। एक और ग्रैंटियर यहाँ क्या कर रहा है? धत्ते रेखी, ये तो मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। धिक्कार है। आवाज कर्कश, चिड़चिड़ी और लगभग घबराहट भरी थी। माइकल का शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसने आवाज को पहचाना नहीं, इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता। अंधकार, यह एक पर्दे की तरह गिर पड़ा। कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं। एक पल पहले वह गलियारे में खड़ा था। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। अगले ही पल वह अंतहीन अंधेरे में गिर रहा था। यह शारीरिक नहीं था, यह वास्तविक नहीं था, लेकिन यह वास्तविक लग रहा था। एक पल बाद माइकल किसी ठंडी चीज पर उतरा। पत्थर। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक खुले स्थान पर था जिसके सामने 7 रास्ते खुले हुए थे। लेकिन एक और समस्या थी, वह अकेला नहीं था। माइकल की नजर हलचल की एक हल्की सी झलक पर पड़ी। आसपास 6 और लोग खड़े थे, भ्रमित, सतर्क, लेकिन पूरी तरह सचेत। कुछ लोग रास्तों पर नजर गड़ाए हुए थे, जबकि अन्य एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे, मानो किसी खतरे का आकलन कर रहे हों। उनमें से एक मुड़ा और माइकल की निगाहें एक परिचित चेहरे पर टिक गईं। एवरमून का बूढ़ा ड्यूक, वृद्ध रईस, पहले से भी अधिक थका हुआ लग रहा था। उसके कभी तीक्ष्ण चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। माइकल की आंखों में देखते ही उसने एक व्यंग्यात्मक, कड़वी मुस्कान दी, मानो केवल अपने चेहरे के भावों से ही माफी मांग रहा हो। माइकल ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि किसी और ने उससे पहले ही बोलना शुरू कर दिया। उनके दाहिनी ओर से एक शांत, संयमित आवाज गूंजी। नया मेहमान। बोलने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके बालों में सफेद लंटें थीं और उसने सादे लेकिन सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहने हुए थे। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल भी साधारण नहीं थीं। जब माइकल ने उसकी नजरें मिली, तो उसे लगा जैसे समय का गहरा भार उसकी आंखों में समाया हुआ है, जैसे यह आदमी अपनी उम्र से कहीं अधिक जी चुका हो। उस व्यक्ति ने 7 रास्तों की ओर लापरवाही से इशारा किया। एक भव्य भ्रम में आपका स्वागत है। वाकई कला का एक अद्भुत नमूना है ना? माइकल ने पलकें झपकाईं। क्या यह एक भ्रम है? वह आदमी मौसम के बारे में समझाते हुए बोला। हम फंस गए हैं, एक पहेली की तरह। हालांकि ऐसा कुछ यूं ही नहीं बन जाता। इसमें समय लगता है, योजना बनानी पड़ती है। इसे बनाने वाले ने आज से बहुत पहले इसकी नींव रखी होगी। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। तो फिर नीलामी है? पास ही खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने तीखी आवाज में उपहास उड़ाते हुए कहा। बेशक, ये वही नीलामी है। भला हम सब तक एक साथ कौन पहुंच सकता है? दूसरे ने सिर हिलाकर कहा। जरूरी नहीं, ये अवसरवादी भी हो सकते हैं, या इससे भी बुरा, कोई गुप्त गुट नीलामी का इस्तेमाल आड़ में कर रहा हो। माइकल ने ध्यान से सुना, लेकिन अपनी निगाहें स्थिर रखते हुए दूसरों पर नजर रखी। वे मजबूत थे, वह इसे महसूस कर सकता था। उनकी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना भी उनका संयम, शांति और तत्परता ही काफी कुछ कह रही थी। लेकिन जिस बात ने उसे हैरान कर दिया, वही ये थी कि वे सभी कितने बेपरवाह थे। उन्होंने अपने आसपास की जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। आप सब लोग बेहद शांत हैं, जबकि आपके वास्तविक शरीर इस समय असुरक्षित स्थिति में है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा। आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? घबराएं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी मैं इस तरह के मायाजाल से परिचित हूँ। उसने हल्के से अपनी कनपटी पर हाथ फेरा। ये रेंज बेस्ड है, मतलब जिसने भी इसे कास्ट किया है वो भी यहाँ है। माइकल की निगाहें और तेज हो गईं। वे अंदर हैं? उसने पूछा। उस आदमी ने सिर हिलाया। सही कहा, यह तकनीक दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करती। सक्रियण के समय दायरे में मौजूद हर कोई, यहाँ तक कि जादूगर भी, इसमें खींच गया। इस तरह के गहरे भ्रमों में यही खामी है। अंततः ड्यूक ने धीमी और थकी हुई आवाज में कहा। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पहेली को सुलझाने में हम अकेले नहीं हैं। माइकल ने भौहें चढ़ा ली और सारी बातों को समझने की कोशिश करने लगा। तो अगर हम इसे उनसे पहले हल कर लें, हम जीतेंगे, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सरल स्वर में कहा। और अगर वे पहले जीत जाते हैं, या अगर हम यहीं मर जाते हैं, तो उसने कंधे उचकाते हुए कहा। बस इतना समझ लीजिए कि बाहर हमारे शरीर फिर कभी जाग नहीं पाएंगे। माइकल ने अपने हाथों को अपनी बगल में कसकर पकड़ लिया। नियम स्पष्ट थे, मरना मत, दुश्मन से पहले पहेली सुलझाएं, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। माइकल थोड़ा आगे बढ़ा और सामने के 7 रास्तों को ध्यान से देखने लगा। हर रास्ता अंधेरे में जा रहा था और हर रास्ते से हल्की हल्की अलग अलग आभा निकल रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह और करीब से देख पाता, उसके बगल में खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी मुड़ा और माइकल को और भी ध्यान से देखने लगा।
उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम्हारा ये रूप क्या यही तुम्हारा असली रूप है? उसने पूछा। माइकल ने पलकें झपकाईं। क्या, मेरा मतलब है, क्या आप सचमुच ऐसे ही दिखते हैं? कहीं आप कोई बूढ़े तो नहीं है जो जवानी का चेहरा छिपा रहे हो? उस आदमी ने अपना सिर झुकाया, आंखें सिकोड़ते हुए मानो वह कोई भेष ढूंढ रहा हो। नहीं, यह मैं हूँ। वह आदमी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं लग रहा था। इससे पहले कि वह व्यक्ति और कुछ पूछ पाता, थोड़ी दूरी से एक आवाज खिलखिलाकर हंसी। अब आइए, परम पूज्य, वक्ता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप इस राज्य में अभी ज्यादा समय से नहीं है ना? यह माइक नॉर है, राज्य के सबसे प्रतिभाशाली युवा व्यक्तियों में से एक। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वह एवरमून के ड्यूक का दामाद बन सकता है। माइकल ने वक्ता को तीखी नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की निगाहें माइकल और ड्यूक के बीच घूमती रहीं, जिन्होंने थकी हुई आह भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो राजधानी में हलचल मचाने वाले आप ही हैं, उस व्यक्ति ने नए सिरे से दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। मैंने अफवाहें सुनी थी, लेकिन मुझे लगा कि वे बड़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। इसी बीच वास्तविक दुनिया में स्पार्टन ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया, खैर, अपना हेलमेट खुजलाया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे यहाँ क्या करना चाहिए था। उसने मुड़कर अपने स्वामी की ओर देखा। माइकल को जल्द ही इस अजीब जगह में फंसे अन्य लोगों की पहचान पता चल गई। पहली बात तो यह है कि वे सभी कुलीन वर्ग के थे। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि यह हमला संभवतः लक्षित था। लेकिन अगर ऐसा था तो उसे भी इसमें क्यों फंसाया गया? ड्यूक एवरमून के अलावा उसे केवल दो ही ऐसे चेहरे दिखाई दिए जो स्पष्ट रूप से अलग थे। माइकल का नाम बताने वाला व्यक्ति एक मार्क्वेस था, और वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसकी उपस्थिति अन्य सभी से अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती थी, कोई और नहीं बल्कि लायनहॉट साम्राज्य का दूसरा राजकुमार था। माइकल की अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह राजकुमार ड्यूक एवरमून के बराबर का है, शायद उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली भी। शेष पात्र अभी भी शक्तिशाली थे, लेकिन पहले की तुलना में कम। माइकल की धारणा के अनुसार वे सभी रैंक 1 के शिखर के करीब पहुंच रहे थे, शक्ति का वह स्तर जिसे मूल भूमि के इस हिस्से में मजबूत माना जाता था। उनमें सबसे निचला कुलीन वर्ग काउंट का था, उसके बाद मार्क्वेस, फिर ड्यूक और अंत में राजकुमार का। ये सभी किसी न किसी रूप में काफी धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इससे माइकल का यकीन और भी बढ़ गया, ये हमला आकस्मिक नहीं था। लेकिन जिस बात को वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, वह ये थी कि उसे इसमें शामिल ही क्यों किया गया था। क्या ये पूरी तरह से उसकी ताकत की वजह से था? पानी में डूबने से ठीक पहले उसने जो आवाज सुनी थी, जिसमें उसके मजबूत दिमाग की तारीफ की गई थी, उसे याद करते हुए बात समझ में आने लगी। ये जादू विशेष रूप से लक्षित व्यक्तियों और आसपास के उन सभी लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया होगा जिनकी शक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक हो। अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ मौजूद 6 रईसों में से कुछ शायद लक्षित पीड़ितों की सूची में भी नहीं थे। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, उसका दिमाग अभी भी इसके परिणामों पर विचार कर रहा था। फिर जैसे जैसे यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया, उसने अपनी आवाज इतनी ऊंची की कि सभी सुन सके। यहाँ घसीटकर लाए जाने से पहले उन्होंने कहा, मैंने दूसरे लोगों को भी इस भ्रम में पड़ते देखा था, लेकिन वे हमारे साथ यहाँ नहीं हैं। क्यों? ये सुनकर दूसरे राजकुमार की आंखें और भी तेज हो गईं, उनकी गहराई जिज्ञासा से चमक उठी। उन्होंने जवाब देने से पहले कुछ क्षण माइकल को ध्यान से देखा। दिलचस्प, उनकी आवाज विचारशील, लगभग उदासीन थी। मैं सोच रहा था कि आपने इतने लंबे समय तक विरोध क्यों किया। आपकी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता आपकी उम्र के हिसाब से असाधारण रूप से उच्च है। उसने अपनी ठुड्डी पर हल्की उंगली से थपथपाया। तुम्हारे सवाल के लिए हाँ, अब जब मैंने अपनी धारणा को स्थिर कर लिया है तो मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। इस जादू की कई परतें हैं। परतें, माइकल ने दोहराया। राजकुमार ने सिर झुकाया। सही कहा, मुझे लगता है कि आसपास के सभी लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन उनका निपटारा हो गया था। उसने अपनी निगाहें बाकी सभी पर घुमाई, हर कोई उसे ध्यान से देख रहा था। सब ठीक हो गया, एक मार्क्वेस ने कटी हुई आवाज में दोहराया। शक्ति के आधार पर राजकुमार ने पुष्टि की। मानसिक प्रतिरोध, साधना स्तर, आत्मा की सहनशीलता, इन तीनों का कुछ संयोजन। माइकल की ओर देखते हुए उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ थोड़ी हैरानी भी झलक रही थी। ज्यादातर लोग सबसे बाहरी परत में चले जाते हैं। एक सरल भ्रम, कम खतरनाक, बड़ी संख्या में बनाए रखना आसान। लेकिन यह, उन्होंने ठंडे धुंधले हॉल और उसकी 7 विशाल सुरंगों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह भीतरी परत है, सबसे गहरी, असली खतरों और मुख्य लक्ष्यों के लिए आरक्षित। माइकल के होंठ कस गए। तो उसकी आशंकाएं शुरू से ही सही थीं। तो उसने धीरे से कहा, जो भी इस जगह तक पहुंचने में कामयाब हुआ, यह तो उन्हें पहले से ही चिन्हित किया गया था। राजकुमार ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, या उनके पास इतनी शक्ति थी कि मंत्र ने उन्हें प्राथमिकता दी। उसने अपना सिर फिर से झुकाया और माइकल के चेहरे को इस तरह से देखा जैसे उसे याद कर रहा हो। उन्होंने आगे कहा, आपके मामले में संभवतः दोनों ही कारण थे। सबसे अधिक संभावना बाद वाले की है। माइकल का जबड़ा कस गया। ये बात समझ में आती है। हालांकि एक और बात थी जो उन्हें परेशान कर रही थी, और संयोगवश एक और व्यक्ति भी उसकी चिंताओं से सहमत था। एक आवाज, शांत रहने की कोशिश करते हुए, उदासी के बीच से निकली। तो फिर इसे समझाओ, अकेले काउंट ने हताशा से भरी आवाज में कहा। अगर यह मानसिक प्रतिरोध की बात थी तो मेरी रक्षा प्रणाली ने काम क्यों नहीं किया? माइकल की निगाह उस आदमी पर टिक गई। वह लंबा था, उसकी दाढ़ी करीने से कटी हुई थी और उसकी नीली आंखें बेचैनी छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर नाकाम रही। अभी भी उसका एक हाथ उसकी कनपटी पर टिका हुआ था। यह प्रश्न ठीक वही था जो माइकल खुद सोच रहा था। उसके कानों में पहनी जादुई बालियां मानसिक छेड़छाड़ से बचाव करने वाली थीं। फिर भी उनका कोई असर नहीं हुआ। काउंट की आवाज और कठोर हो गई। मैंने मन को वश में रखने वाला हार पहना हुआ है। इसने पहले भी भ्रमों का सामना किया है। तो फिर क्यों?
आप गलत समझ रहे हैं, दूसरे राजकुमार ने धीरे से बीच में टोकते हुए कहा। उनकी आवाज में उपहास नहीं था, बल्कि थकावट थी, जैसे कोई शिक्षक बार बार एक ही पाठ दोहराता आ रहा हो। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में स्पष्ट रूप से इशारा किया, मानो वह अदृश्य प्रतीकों को उकेर रहा हो। अधिकांश मानसिक कलाकृतियां मन पर होने वाले प्रत्यक्ष आक्रामक हमलों का मुकाबला करने के लिए बनाई जाती हैं। जबरन घुसपैठ, आघातजन्य भ्रम, आत्मा को चकनाचूर करना। उसने समूह की ओर एक नजर डाली, उसकी आवाज गंभीर हो गई। लेकिन ये वह नहीं है। तो फिर बात क्या है? किसी ने झट से पूछा। एक परजीवी क्षेत्र, राजकुमार ने सरल शब्दों में कहा। धीमा, धैर्यवान, यह एक पल में प्रहार नहीं करता। ये रिश्ता है, आपकी चेतना के किनारों पर रेंगता है जब तक कि आपका मन इसे वातावरण के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता। और यह भी मायने नहीं रखता कि आपको बाद में एहसास हो या नहीं कि इस प्रभाव की अवधि पर्याप्त है या नहीं। माइकल को सच्चाई का एहसास होते ही एक सिहरन सी दौड़ सी महसूस हुई। राजकुमार ने लगभग चिंतनशील स्वर में बोलना जारी रखा। आप सभी ने ध्यान दिया होगा, है ना? हम यहाँ एक साथ नहीं पहुंचे। हम में से कुछ को पहले ही पकड़ लिया गया था। कुछ, जैसे ये युवक, उन्होंने माइकल की ओर इशारा करते हुए सिर हिलाया, लगभग बच निकले थे। इसलिए ये भ्रम इतना प्रभावी है। यह आपके मन के द्वार पर हथौड़ा नहीं है, ये धुंध है। ये फ्रेम के नीचे दरारों से रिसकर अंदर आ जाती है। जब तक आपको एहसास होता है कि आप इसे सांस के साथ अंदर ले रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसने इस बात को समझने के लिए थोड़ा समय दिया। और जब आप इसे इस तरह से सोचते हैं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तो आपको एक और बात समझ आती है। जिसने भी इसकी योजना बनाई, उसने मानसिक जादू से बचाव के उपायों की जानकारी रखते हुए ऐसा किया। मुझे नहीं पता कि यह हत्या का प्रयास है या लूट का। दोनों ही मामलों में वे काफी माहिर हैं। माइकल ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और अपने सीने में एक गंध को कसते हुए महसूस किया। वह ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन राजकुमार सही था। अगर यह अवसरवादियों का काम था, ... यह अब तक का सबसे व्यवस्थित तात्कालिक प्रदर्शन था जो उसने कभी देखा था। अगर ऐसा नहीं होता तो यह एक ऐसी साजिश थी जिसकी योजना बड़ी ही बारीकी से और सावधानीपूर्वक बनाई गई थी। काउंट ने अपने कांपते हुए हाथ की ओर देखा, फिर उसे मुट्ठी में कस लिया। यह सन्नाटा कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया। फिर ड्यूक एवरमून में हलचल हुई, और जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया, उनकी थकी हुई आंखें तेज हो गईं। कुछ तो है, उसने धीमी आवाज में कहा। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। ड्यूक ने धीरे से सांस छोड़ी। अभी मैंने कोशिश की अपने शरीर को महसूस करने की। समूह में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। मार्क्वेस ने भौहें चढ़ा ली। और मैं हिल नहीं सकता, ड्यूक एवरमून ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। लेकिन मेरी चेतना पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। राजकुमार की भौहें तन गईं। क्या तुम कमरे का एहसास कर सकते थे? ये तो बस एक गूंज की तरह है। कुछ पल के लिए कोई नहीं बोला। फिर राजकुमार ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह किसी अनदेखी चीज का परीक्षण कर रहा हो। वह कुछ देर तक वहीं स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने अपनी आंखें खोली। वह सही कह रहा है, राजकुमार ने धीरे से कहा। मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक बंधन तो है। वह सोच में डूबा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर सावधानी भरी जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। ये जादू उतना संपूर्ण नहीं है जितना मैंने पहले सोचा था। काउंट ने सिर ऊपर उठाया। महामहिम, आपका क्या मतलब है? राजकुमार की निगाहें फिर से उनके सामने फैली 7 अंधेरी सुरंगों पर टिक गईं। ये शक्तिशाली है, हाँ। सूक्ष्म है, हाँ, लेकिन इसमें कमियां हैं। ढलाई के किनारों पर खामियां हैं। या तो इसे डिजाइन करने वाले ने जल्दबाजी की, या उनके संसाधन उतने असीमित नहीं थे जितना हमें डर था। वह एक पल के लिए चुप हो गया, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर उसके चेहरे पर तनाव आ गया। लेकिन अगर यह सच भी है, तो क्या हुआ? उसका लहजा फिर से गंभीर हो गया था। भले ही यह जादू दोषपूर्ण हो, फिर भी हम इससे बंधे हुए हैं, उन्होंने आगे कहा। हम केवल बलपूर्वक अपने शरीर को जागृत नहीं कर सकते। बंधन इतना मजबूत नहीं है कि हम खुद को इससे मुक्त कर सके। ये बात स्पष्ट है। तो आप क्या सुझाव दे रहे हैं? ड्यूक एवरमून ने पूछा। हालांकि उनके चेहरे पर शांति छाई हुई थी, लेकिन अंदर से वे शांत नहीं थे। सच कहें तो उसने सोचा था कि रात के लिए उसकी योजना एकदम सही थी, लेकिन उसने गलत अनुमान लगाया था, भारी मात्रा में। और अब ऐसा लग रहा था कि उसने न केवल खुद को खतरे में डाला है, बल्कि अपनी बेटी और माइकल को भी खतरे में डाल दिया है। एक पल के लिए उसे चमत्कारिक फल के लिए आने पर पछतावा हुआ, और शायद उससे भी ज्यादा उसे अपनी बेटी के लिए माइकल को अनुरक्षक के रूप में इस्तेमाल करने में अपनी सावधानी पर पछतावा हुआ, जबकि उसने केवल उसके पास लौटने से पहले कुछ समय साथ बिताने की इच्छा का बहाना बनाया था। दूसरे राजकुमार ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह आगे बढ़ा और नए सिरे से ध्यान लगाकर 7 सुरंगों का अध्ययन करने लगा। अंत में उन्होंने कहा, मेरा सुझाव यह है कि जो हम बदल नहीं सकते उस पर बहस करने में समय बर्बाद करने के बजाय हमें अपने पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। माइकल ने महसूस किया कि उसका जबड़ा कस गया है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। बिल्कुल सही। राजकुमार ने उसे शांत और स्थिर नजर से देखा। इतनी उन्नत भ्रांतियां कुछ निश्चित परिस्थितियों पर आधारित होती हैं। अगर हम इस पहेली को अपने दुश्मन से तेजी से सुलझा लें, तो हम उनके नियंत्रण को भंग कर सकते हैं। हालांकि ये पर्याप्त ताकत की कमी के कारण भी होता है। ब्रूट फोर्स भी काम करती है। उसकी निगाहें दूर तक फैली हुई थी, मानो वह सोच विचार कर रहा हो। उद्धरण चिन्ह ... मेरा सुझाव है कि हम 2-2 के समूह में बन जाएं। इससे जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अकेले मत भटकना। अगर तुम यहाँ मर गए तो बाहर जाकर मरोगे। इससे पहले कि बाकी लोग उस सुझाव पर प्रतिक्रिया दे पाते, माइकल ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें संदेह की झलक थी। क्या सचमुच यही एकमात्र तरीका है?
उसने दूसरे राजकुमार की ओर पूरी तरह मुड़कर पूछा। राजकुमार ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। विचार करने योग्य एकमात्र तरीका यही है। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। तो फिर एक और है। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। राजकुमार के होठों पर फ्राउन और रिलक्टेंट स्माइल के बीच एक अजीब सा भाव आया। मुझे लगता है कि है। माइकल ने नजरें नहीं हटाईं। कृपया कहिए महामहिम। बाकी लोग हिलने डुलने लगे, कुछ भौहें चढ़ाए, कुछ उत्सुक हुए, लेकिन राजकुमार ने आह भरने से पहले कुछ क्षणों के लिए माइकल की आंखों में आंखें मिलाईं। बहुत खूब। उन्होंने 2 उंगलियों से लापरवाही से इशारा किया, मानो हवा में विचारों को व्यवस्थित कर रहे हो। ये भ्रम हमारी धारणा के इर्द गिर्द बुना हुआ है। यह मन को, हमारी आत्म जागरूकता को फंसा लेता है। इसीलिए अधिकांश लोग इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से हिलडुल या सोच नहीं पाते। जरा सोचिए तो ज्यादातर भ्रम इसी तरह काम करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। क्योंकि कास्टिंग में खामी थी, क्योंकि हम अभी भी अपने शरीर को किसी न किसी रूप में महसूस कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्रता का एक और रास्ता है। माइकल की आवाज धीमी थी। वह क्या है? राजकुमार की आंखें और भी ठंडी हो गईं। अगर हमारी धारणा हिल जाए, अगर कोई चीज भ्रम की पकड़ को इतनी जोर से तोड़ दे कि मन झूठे वातावरण पर फिर से अपना अधिकार जमा ले। मार्क्वेस असहज होकर हिल गया। आपका मतलब? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दर्द, राजकुमार ने सरल शब्दों में कहा। तीव्र, असहनीय दर्द। वास्तविक दुनिया से मिलने वाला एक पर्याप्त आघातपूर्ण अनुभव आपकी चेतना को झकझोर सकता है। ड्यूक का चेहरा गंभीर हो गया, यह मानते हुए कि इस जादू के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये प्रभाव डाल सकता है। बिल्कुल, राजकुमार का स्वर सपाट था। और ऐसा कुछ नहीं है। माइकल को महसूस हो रहा था कि जैसे ही सब लोग उस बात को समझ रहे थे, उनके चारों ओर गहरी चुप्पी छा रही थी। तो सिद्धांत रूप में उन्होंने धीरे धीरे कहा, अगर बाहर से कोई हमारे शरीर को चोट पहुंचाता है तो हम जाग जाएंगे। सैद्धांतिक रूप से, राजकुमार ने स्थिर आंखों से पुष्टि की। लेकिन व्यवहार में, नीलामी घर के भीतर हर जीवित प्राणी संभवतः इसी भ्रम की किसी न किसी परत के अधीन है। यहां तक कि कर्मचारी भी। अब कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो इस भ्रम को उत्पन्न कर सके। इस मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने दुश्मन की योजना के अनुसार काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन माइकल अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार नहीं था, बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि वह इस भ्रम से बचने के लिए भाग्य के भरोसे सब कुछ दांव पर लगा दे। दूसरे राजकुमार के शब्द एक बार फिर उनके विचारों में गूंज उठे। और जैसे ही ऐसा हुआ, कुछ बात समझ में आ गई। माइकल की आंखें तेज हो गईं। धीरे धीरे, सोच समझकर, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान भीतर की ओर केंद्रित कर लिया। उसका ध्यान न तो भ्रम पर था, न ही अपने आसपास के अन्य लोगों पर, बल्कि उस शरीर पर था जिसके बारे में वह जानता था कि वह इस झूठे अंधेरे से परे कहीं पड़ा होना चाहिए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। ड्यूक एवरमून द्वारा वर्णित धुंधली प्रतिध्वनि, अस्पष्ट छाप के विपरीत, माइकल ने पाया कि वह अपने शरीर और आसपास के स्थान को आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ महसूस कर सकता है। उसने कुछ दूर के आश्चर्य के साथ महसूस किया कि यह उसकी बुद्धिमत्ता के आंकड़े का परिणाम होना चाहिए। लेकिन ड्यूक की तरह वह भी हिल डुल नहीं पा रहा था। उसका शरीर एक कैदी की तरह ही रहा। अभी तक कुछ और भी था। उसे ऐसी भावना महसूस होने की उम्मीद नहीं थी। एक उपस्थिति, एक गहरा, परिचित लेकिन धुंधला सा संबंध, मानो लहरों वाले पानी के माध्यम से देखा जा रहा हो। माइकल का दिल एक बार उसकी पसलियों से टकराया। उसने अपना पूरा ध्यान उस नाजुक धागे पर केंद्रित किया और अपनी पूरी इच्छाशक्ति से उसका पीछा किया। और फिर बहुत धीमी आवाज में उसने उस नाम का उच्चारण किया। स्पार्टन, मॉन। हाँ मास्टर, मुझे मारें। यह महज एक सहज आदेश था जो तात्कालिकता की धुंध से उत्पन्न हुआ था। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, उससे माइकल को गंभीरता से यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अगर उसके मरे हुए साथी कभी उसके खिलाफ हो गए तो क्या यह उसका अंत ही होगा। बूम! ऐसा लगा जैसे थोर का हथौड़ा सीधे उसके पेट पर जा लगा हो। उसकी पूरी दुनिया हिल गई। एक पल के लिए उसकी हर इंद्रिय, दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, दर्द के तेज टुकड़ों में बिखर गई। उसकी दृष्टि चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में डूब गई। उसकी सांसें कर्कश और घुटती हुई सी आवाज के साथ फेफड़ों से बाहर निकल गईं। और तब भ्रम टूट गया। माइकल को अचानक से होश आया और वह लगभग उल्टी करने ही वाला था। नीचे की ठंडी पत्थर की जमीन का उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ और वह झुककर सूखी उल्टी करने लगा। वह इसे महसूस कर सकता था। असली जमीन, असली हवा। हौंकते हुए उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका हाथ उसके पेट पर था जहां स्पार्टन ने उसे मारा था, और उस पीड़ा के बावजूद उसके मन के एक हिस्से ने गंभीर कृतज्ञता के साथ महसूस किया कि कवचधारी मरे हुए लोगों ने संयम दिखाया था। अगर वह संयम था, क्योंकि अगर उस प्रहार में जरा सी भी अधिक ताकत होती तो उसे यकीन नहीं था कि वह उसे महसूस करने के लिए जीवित रह पाता। लेकिन कम से कम वह मुक्त था, और उसने बड़ी मुश्किल से सांस अंदर लेते हुए महसूस किया उसे एक और हड़ताल नहीं सहनी पड़ेगी। मायावी अंतरिक्ष में जिस क्षण माइकल की चेतना वहां से हटी, वातावरण में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। दूसरे राजकुमार की निगाहें उस खाली जगह पर टिक गईं जहां कुछ पल पहले माइकल खड़ा था। उसकी पुतलियां थोड़ी सी सिकुड़ी और फिर उसने नाक से धीरे से सांस छोड़ी। खैर, उसने धीरे से कहा, लगता है उसने खुद ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। मार्क्वेस का मुंह खुला रह गया। क्या? अभी क्या हुआ? काउंट, जो खुद को आश्वस्त करने के लिए अपनी बाहों को कसकर पकड़े हुए था कि वह अभी भी जीवित है, घबराकर चारों ओर देखने लगा। क्या वह मर गया? नहीं। राजकुमार का स्वर हमेशा की तरह ठंडा और स्पष्ट था। अगर उसने ऐसा किया होता तो भ्रम की प्रतिक्रिया अलग होती। वह एक स्पष्ट अलगाव था।
एकदम साफ अलगाव। उसने ड्यूक की ओर देखा, जिसका चेहरा क्षण भर के लिए सदमे से खाली हो गया था। वह सफल हो गया, राजकुमार ने शांत स्वर में कहा। उसने अपनी चेतना को बलपूर्वक पुनः स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर ली। जिसका अर्थ है, ड्यूक की आंखों में फिर से स्पष्टता आ गई, और जब से यह भ्रम शुरू हुआ था तब से पहली बार उनमें आशा की एक झलक दिखाई दी। लेकिन कैसे? दूसरे मार्क्विस ने पूछा। वह एक पल पहले यहाँ था और अगले ही पल वह नहीं था, राजकुमार ने सपाट स्वर में कहा। इससे हमें पता चलता है कि उसने उस बंधन का फायदा उठाया जिसे हमने पहले महसूस किया था। उसके पास अपने शरीर को उत्तेजना देने का कोई न कोई साधन जरूर रहा होगा। काउंट ने घबराकर कहा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। फिर सन्नाटा छा गया। अंत में एक मार्क्विस असहज होकर हिलने लगी। उसकी निगाहें उस खाली जगह पर टिकी थी जहां माइकल गायब हो गया था और दूसरे राजकुमार के भावहीन चेहरे पर। अगर वह बच निकला, मार्क्विस ने धीरे से कहा, तो शायद वह हमें भी मुक्त कराने की कोशिश करेगा। उनकी आवाज में आशा की एक हल्की सी झलक थी, लेकिन वह झिझक भरी और अनिश्चित थी। राजकुमार की निगाहें उस पर टिक गईं। शायद, उसने कहा, लेकिन मैं इस पर आपकी जान दांव पर नहीं लगाऊंगा। आपको नहीं लगता कि वह ऐसा करेगा? मुझे लगता है, राजकुमार ने शांत और सपाट स्वर में उत्तर दिया, कि समझदार व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करेगा। और अगर उसमें इतनी समझदारी है तो वह इस जगह से दूर रहेगा। उसने सुरंगों की ओर पीछे मुड़कर देखा। उसकी निगाहें फिर से कहीं दूर भटक गईं। किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ड्यूक एवरमून ने अंततः एक लंबी शांत सांस छोड़ी। हालांकि माइकल उनकी मदद कर सकता है, इस बात पर विश्वास करने का सबसे अधिक कारण उनके पास था, फिर भी वे आश्वस्त नहीं दिखे। उनका संबंध सौहार्दपूर्ण था, हाँ, लेकिन संक्षिप्त था। इसे बिल्कुल भी मजबूत नहीं कहा जा सकता। के अतिरिक्त, हालांकि किसी ने इसे खुलकर नहीं कहा, लेकिन उस जगह पर मौजूद हर व्यक्ति एक ही बात सोच रहा था। अगर वह लौट आया तो, यदि वह मदद करने के बजाय असुरक्षित और निहत्थे शरीर वाले उन पर हमला करने का विकल्प चुनता, यह बहुत ही आसान होगा। वे सभी शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति थे, हाँ, लेकिन यहाँ इस जाल में फंसे हुए वे केवल ऐसे पुरस्कार थे जिन्हें हासिल किए जाने का इंतजार था। अंततः दूसरे राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और सीधे खड़े हो गए, मानो किसी भी प्रकार की अटकलों को दूर करना चाहते हो। उनकी निगाहें स्थिर और अधिकारपूर्ण ढंग से समूह पर घूमी। बस करो, उसने धीमी आवाज में कहा। उसका इरादा जो भी हो, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, और अटकलों से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। वह अंधेरे में छिपी 7 सुरंगों की ओर मुड़ गया। उन्होंने आगे कहा, हम तयशुदा योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। स्थिर रहने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। अगर यह प्रगति की लड़ाई है तो देरी से सिर्फ हमारे दुश्मनों को ही फायदा होगा। एक मार्क्वेस अनिच्छुक लग रही थी। अलग होना, यही हमारा सबसे अच्छा मौका है, राजकुमार ने दृढ़ता से बीच में टोकते हुए कहा। हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। प्रत्येक समूह में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। यदि एक समूह पीछे छूट जाए या खतरे में पड़ जाए तो दूसरा समूह चेतावनी दे सकता है या बचाव का प्रयास कर सकता है। वह कुछ देर रुका, मानो उन्हें विरोध करने की चुनौती दे रहा हो। जब किसी ने विरोध नहीं किया तो उसने अपना सिर झुका लिया। अच्छा, उसने सुरंगों की ओर इशारा किया, बाईं ओर 3, दाईं ओर 4। ड्यूक एवरमून, उन्होंने संयमित स्वर में कहा, आप मेरे साथ चलेंगे। बूढ़े ड्यूक ने धीरे से सिर हिलाया। उन सभी में से उन्हें चुने जाने पर सबसे कम आश्चर्य हुआ। बाकी सब लोग अपनी सुविधानुसार जोड़ियां बना लें, राजकुमार ने आगे कहा। माइकल फर्श पर ज्यादा देर नहीं रुका। उसके पास रुकने का कोई अधिकार नहीं था। उसने खुद को सीधा खड़ा किया, एक हाथ अभी भी उसके चोटिल पेट पर था। उसकी दृष्टि कभी साफ होती तो कभी धुंधली हो जाती। वह धीमी और उखड़ी हुई सांसें ले रहा था। एरियन और लायरा अभी भी उसके पीछे थीं। वे दोनों अभी भी ठीक उसी जगह खड़े थे जहां उसने उन्हें छोड़ा था। आंखें खुली थीं लेकिन खाली थीं, वे कहीं नहीं देख रहे थे। माइकल का जबड़ा कस गया। उसने अपनी मांसपेशियों में हो रही कपकपी को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह से सीधा होकर स्पार्टन की ओर हाथ बढ़ाया। उस बौने को ले जाओ, उसने कर्कश आवाज में आदेश दिया। मैं लड़की को ले जाऊंगा। स्पार्टन ने चुपचाप सिर झुकाया और आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़ा। माइकल ने काम पूरा होने का इंतजार नहीं किया। वह आगे बढ़ा और एरियन के ऊपर झुक गया, एक हाथ उसके घुटनों के नीचे और दूसरा उसके कंधों को सहारा देते हुए। जब उसने उसे उठाया तो एरियन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने पलक भी नहीं झपकाए। जैसे ही एरियन उसकी बाहों में सुरक्षित रूप से समा गई, माइकल बिना किसी झिझक के मुड़ गया। स्पार्टन भी उसके पीछे पीछे आया और उसने आसानी से उस काले बौने के बेजान शरीर को अपने एक कवचधारी कंधे पर लाद लिया। उन्हें किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। न कोई गार्ड, न कोई कर्मचारी, न ही कोई हलचल। इमारत में मौजूद हर जीवित प्राणी अभी भी उस भ्रम के गहरे चंगुल में फंसा हुआ था, और माइकल को यह देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि क्या ये स्थिति बदलेगी। उसने दहलीज पार की, उसके बूट गलियारे के चिकने पत्थर पर बज रहे थे और बिना धीमे हुए वह दौड़ने लगा। एक एक कदम बढ़ाते हुए गलियारे उसके चारों ओर धुंधले होते चले गए। परछाइयां और लैंप की रोशनी मनरंगों की लकीरों में विलीन हो गईं। मुख्य द्वार पर पहुंचकर उसने उन्हें ठीक से खोलने के लिए एक पल भी नहीं रुका। उसने बस अपना वजन एक तरफ किया, एरियन को और कसकर गले लगाया और जोरदार धमाके के साथ बड़े बड़े पैनलों को लात मारकर खोल दिया। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से टकराए और फिर वह गायब हो गया, दहलीज पार करके, आंगन पार करके, चांदनी रात में जगमगाते बगीचों में दौड़ता हुआ और एक ही सहज गति में बाहरी दीवार को फांदकर निकल गया। जब वे नीलामी हॉल से लगभग 1500 मीटर की दूरी पर पहुंच गए, तब जाकर माइकल आखिरकार रुका। वह इसलिए रुक गया क्योंकि कुछ गड़बड़ थी। माइकल ने एरियन को सावधानीपूर्वक घास पर लिटाया और उसके बेजान शरीर को एक घुटने के सहारे टिका दिया। उसका सिर पीछे की ओर लुढ़क गया। उसकी आंखें, जो पहले उस खाली निगाह में आधी खुली थीं, पूरी तरह बंद हो गईं। उनकी भौहों पर बल पड़े। मिस एरियन, माइकल ने धीरे से पुकारा।
कोई जवाब नहीं मिला। उसने उसे धीरे से अपनी बाहों में उठाया और उसके गले पर उसकी नब्ज महसूस की। स्पार्टन, उसने बिना ऊपर देखे ही पुकारा। उसके कवचधारी मरे हुए साथी ने पास आकर लायरा के बेजान शरीर को एरियन के बगल में जमीन पर लिटा दिया। माइकल ने अपनी नजर उस काली परी पर डाली और देखा कि वह भी उसी गहरी, बेसुध अवस्था में चली गई थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब वह उन्हें बाहर ले गया तो दोनों महिलाएं उस स्तब्ध सी अचेतन अवस्था में थी, खाली निगाहों से घूर रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी न किसी स्तर पर अभी भी सचेत थी। अब कुछ भी नहीं। माइकल धीरे धीरे सीधा हुआ। उसकी निगाहें वापस उसी रास्ते पर टिक गईं जहां से वह आया था, बगीचों और छतों के ऊपर से होते हुए नीलामी घर की दूर की चमक की ओर। उसने ध्यानपूर्वक सोचा, अपने बालों को झकझोर देने वाली ठंडी हवा और पसलियों में अभी भी हो रहे दर्द को नजरअंदाज करते हुए। अंततः उसने फैसला किया कि यह भ्रम की सीमा ही होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है। जो भी सूक्ष्म तंत्र उनके दिमाग को आंशिक रूप से बांधे हुए था, वह उस क्षण ध्वस्त हो गया जब उन्हें उसके मूल से बहुत दूर ले जाया गया। माइकल की निगाहें एरियन के शांत चेहरे पर ठहर गईं। उसने लायरा की जांच करने के लिए दोबारा मुड़ा। वही नब्ज, वही सांस, वही सुस्त स्थिरता, और धीरे धीरे स्थिर रूप से सांस छोड़ी। एक क्षण के लिए उसने वापस जाने के बारे में सोचा, दूसरों की मदद करने के लिए। लेकिन जिस तरह दूसरे राजकुमार ने माइकल के भाग जाने पर कहा था, उसी तरह माइकल ने भी सोचा कि समझदार व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करेगा। फिर भी माइकल ने एक बार फिर उस जागीर की ओर पीछे मुड़कर देखने से खुद को नहीं रोका। आज भी वह जगह देखने में बेहद शांत और निर्मल लग रही थी। मोमबत्तियों से जगमगाती खिड़कियां, लहराते झंडे और टाइलों वाली छत पर हवा की हल्की सरसराहट, जैसे कि यह कोई और रात हो। भले ही मैं व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित नहीं हो सकता, माइकल ने धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वह अपनी इंद्रियों को नीलामी हॉल तक फैला सकता था, लेकिन जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसे थोड़ी सी सतर्कता महसूस हुई। अगर वह जादू उसे एक बार फंसाने में काफी चालाक था, तो शायद वह उस कड़ी का इस्तेमाल करके उसे वापस खींचने में भी काफी चालाक हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ, अगर वह उसी जाल में वापस फंस गया जिससे वह अभी बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था, तो यह मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। उन्होंने पहले ही इस संभावना पर विचार कर लिया था। लेकिन अगर वह नहीं जा सका तो उसने अपनी निगाहें स्पार्टन की ओर घुमाई, जो दो बेहोश महिलाओं के ऊपर चुपचाप पहरा दे रहा था। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वह अमर प्राणी उस भ्रम से अछूता रहा। उसका दिमाग स्वयं मृत्यु द्वारा सुरक्षित था। माइकल का जबड़ा कस गया। ऐसा प्रतीत होता था कि मायावी जादू का मृतकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, या यूं कहें कि जीवित प्राणियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह आगे का रास्ता खोजने के लिए स्पार्टन भाषा का उपयोग कैसे करेगा, तो ये सरल था। माइकल अपनी हाल ही में जागृत हुई क्षमता टेलीपैथी पर निर्भर रहेगा। ये क्षमता आंशिक रूप से उनकी आध्यात्मिक इंद्रियों की सीमा से जुड़ी हुई थी। उसने तर्क दिया कि यदि वह अपने शरीर को भ्रम की पहुंच से बाहर रखते हुए अपने मृत शरीर के माध्यम से सावधानीपूर्वक ध्यान केंद्रित करे, तो वह काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले उनका इरादा जागीर के आसपास के इलाके का जायजा लेने का था। कौन जानता था, शायद विपक्षी दल नीलामी भवन के अंदर थे ही नहीं, बल्कि बाहर इंतजार कर रहे थे। यदि ऐसा होता तो जिसने भी यह जादू किया था उसे पराजित करके इसे जड़ से खत्म किया जा सकता था। शायद असली खतरा उन दीवारों के बाहर था और माइकल अपनी किस्मत आजमाने को तैयार था। और अगर उसे लगता कि खतरा इतना बड़ा है कि वह अकेले उसका सामना नहीं कर सकता, तो उसके पास पहले से ही एक योजना थी। वह इस गड़बड़ी को मैजलियान पर छोड़ देगा और राजधानी की अपनी शक्तियों को इसे साफ करने देगा। माइकल ने धीरे से सांस ली और अपनी त्वचा पर पसीने के कारण रात की ठंडी हवा का एहसास किया। उसने एक बार फिर अपने भीतर झांका। ये संबंध उसके दिमाग में विचारों की एक कसी हुई डोर की तरह खुल गया, जिसने उसकी जागरूकता को स्पार्टन की खाली, आज्ञाकारी चेतना से जोड़ दिया। टेलीपैथी, उसने मन ही मन सोचा, स्पार्टन जैसा। उसकी मानसिक आवाज स्पष्ट और ठंडी थी। हाँ मास्टर, जागीर के चारों ओर चक्कर लगाओ। जादू के किसी भी संकेत की तलाश करो, चाहे वो कोई अनुष्ठान हो या कुछ और। अगर तुम्हें कुछ दिखे तो मुझे पुकारो। कुछ पल का विराम रहा, मानो वह मरे हुए प्राणी अपने तरीके से आदेश को समझ रहा हो। फिर समझा। कवचधारी आकृति बेहोश महिलाओं से मुंह मोड़ते हुए थोड़ी हिली। सहज गति से स्पार्टन जागीर की ओर वापस बढ़ने लगा। चांदनी रात में घास पर उसके कदमों की आहट बिल्कुल शांत थी। माइकल उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। यह एक साधारण सी योजना थी, इसमें कुछ भी सुरुचिपूर्ण नहीं था। बस एक सरल, सावधानीपूर्वक की गई जांच। उसने एक बार फिर एरियन के पीले पड़े चेहरे की ओर देखा, फिर उसके बगल में पड़ी लायरा के स्थिर शरीर की ओर। वह यहाँ थोड़ी देर इंतजार करेगा। हालांकि कुछ देर बाद माइकल ने कुछ और करने का फैसला किया। उसने अपने कई और मानव मृतकों को बुलाया, जिनमें से प्रत्येक कवच पहने हुए था। जैसे ही उसने अपने सामने सजी पांचों आकृतियों का अध्ययन किया, पहली बार उसके मन में एक विचार आया। वह टेलीपैथी के माध्यम से एक साथ कितनी चेतनाओं से जुड़ सकता था।